नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा इसलिए अहम हो रहा है क्योंकि ये वही मुद्दा है जिसे लेकर आपको याद होगा कि वक्फ कानून जब आया, जब नया संशोधित कानून आया तो किस तरीके की परिस्थिति पैदा हुई थी। हंगामा हमने देखा, संसद से लेकर सड़क तक आवाजें उठती रही। तमाम लंबी चर्चा के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद, सरकार ने एक लंबी प्रैक्टिस के बाद जेपीसी में ये बिल भी, जब ये पूरा का पूरा जब खाका तैयार हो रहा था, उसे भेजा गया और इसके बाद फाइनली एक संशोधित कानून सामने आता है। लेकिन उसी कानून को लेकर 10 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ मुस्लिम संगठन कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला दिया। 128 पन्नों पर यह अंतरिम फैसला आया है, लेकिन यह फैसला ही कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि भारत का लोकतंत्र क्या आज एक चौराहे पर आकर खड़ा है? क्योंकि संविधान तो कहता है कि जनता सर्वोपरि है, संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सवाल खड़े करते हैं कि कानून अब विधायिका बनाएगी या फिर इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा। दरअसल वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर रोक, राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ को सिर्फ मुस्लिम बनाने का आदेश, गैर मुसलमानों की संख्या, वो सेंट्रल काउंसिल में 22 में केवल 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और अगर राज्य की बात करें तो उसमें संख्या संभव हो तो केवल 3 हो सकती है। इस तरीके का जब फैसला आया तो इस फैसले पर एक बार फिर से चिंतन मंथन शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या ये भारत के सेक्युलरिज्म का असली चेहरा है? क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अब कोर्ट के आदेशों के गुलाम बनकर रह जाएंगे? रण क्षेत्र में इसीलिए आज सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संसद और संविधान का अपमान नहीं है? यह फैसला क्या न्यायिक तानाशाही की ओर बढ़ते भारत को नहीं दर्शाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब वक्फ बोर्ड की जायदादें देश भर में अत्याचार और अतिक्रमण का प्रतीक बन चुकी हो, तो क्या यह फैसला उन पीड़ितों के साथ धोखा नहीं है? सवाल कड़े हैं, सवाल तीखे हैं और इसलिए बहस भी तीखी होगी। आज के अतिथियों से आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही 3 बड़े बदलावों पर स्टे लगा दिया है। इन बदलावों में सबसे अहम है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम। सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ऊपर नहीं। इसके साथ ही सरकारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स मुस्लिम कम्युनिटी से ही चुने जाएं। सबसे विवादित फैसला, राज्य वक्फ बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, जब हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र का शासन चलता है तो न्यायपालिका किस अधिकार से सरकार के निर्णयों पर इतना हस्तक्षेप कर रही है? क्या आज का ये फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। कल कोर्ट कहेगा वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, फिर अगले दिन कहेगा मुस्लिम जज होना चाहिए, फिर उसके बाद कहेगा हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग जज, अलग अलग कानून। यही है तथाकथित सेक्युलरिज्म का असली चेहरा। इस निर्णय से लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? यदि यही रुख जारी रहा तो बेहतर होगा संसद को भंग कर दो, चुनाव प्रक्रिया को ही बंद करवा दो, क्योंकि जज चुनकर आते हैं, जनता की ओर से नहीं। और आज यही बात धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी कह रहे हैं। देश में जो लोकतंत्र है इसको कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन आए दिन इस देश की जुडिशरी, न्यायपालिका एक्टिविज्म दिखाते हुए सरकार के निर्णयों का विश्लेषण तो क्या रोक कर बदल रही है। आज वक्फ बोर्ड के निर्णय में भी हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम सीईओ होना चाहिए, कल कहेंगे मुस्लिम जज होना चाहिए, कल कहेंगे चीफ जस्टिस भी 2 होने चाहिए, हिंदू के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। फिर ये लोकतंत्र और इसकी तथाकथित जो आप सेकुलरिज्म कह रहे उसका चरित्र रहेगा क्या?
इससे अच्छा है कि संसद को भंग कर दो, इसका अच्छा है कि चुनाव लेना बंद करो। तानाशाही, तो ये अभी संसदीय लोकतंत्र से न्यायिक तानाशाही की तरफ यात्रा हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत संसदीय लोकतंत्र से न्यायिक तानाशाही की खतरनाक यात्रा की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। फार्मर्स को स्टे किया गया है, तो क्या बड़ी अच्छी बात है। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। वो अच्छी बात है। सरकार की भी तो मंशा यही है कि भाई उसमें महिलाएं आधी आबादी है, एक महिला भी उसमें होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले का आदर किया जाएगा, फैसले के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो सरकार की मंशा है, सरकार भी तो यही कह रही है कि और जो धर्मों के लोग हैं उनको भी उसमें कमेटी में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मोहर लगा दी कि 3 और लोगों को रखें। क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल ये है कि फैसले का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन इस फैसले में सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से मुसलमानों की गैर मुसलमानों की संख्याओं को सीमित किया गया, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये फैसला भी कहीं तुष्टीकरण की चादर ओढ़े हुए तो नहीं है, और इसीलिए इस पर चिंतन मंथन जरूरी हो जाता है। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट विनीत जिंदल साहब भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वक्फ के अत्याचार से जो पीड़ित हैं हमारे साथ ललित जी भी मौजूद हैं। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये जो बहुत बड़ा, जी ललित जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अब
पहले मैं चाहूंगी कि 1 मिनट में सभी से मैं उनका स्टैंड पूछ लेती हूँ। मृत्युंजय जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। वैसे तो आज का ये मसला देखिए बहुत पॉलिटिकल आप लोगों ने बनाया, हमने देखा कि बीते दिनों क्या हुआ, लेकिन अब ये फैसला जो अंतरिम फैसला आया है, इस फैसले ने एक इशारा किया कि क्या वाकई जो पूरा का पूरा ये जो फैसला है ये तुष्टीकरण की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई देता? क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस मंशा से इस संशोधित कानून को लेकर आए थे, आज के इस अंतरिम फैसले ने उस मंशा पर ही बड़ा प्रहार कर दिया है? कहाँ रह गई फिर समानता का अधिकार? अगर ये कहा जाए कि सीईओ भी मुसलमान ही हो, अगर ये कहा जाए कि संख्या सीमित कर दी जाए कि सेंट्रल काउंसिल में 22 में से केवल 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो, राज्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो, तो कहाँ है फिर समानता का अधिकार? मृत्युंजय जी। जी लावनी जी, आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन समझते हैं कि जो आज फैसला आया है उसमें जो पिटिशनर्स थे, आप देखिए उन्होंने जो पिटिशन था वो पूरे वक्फ बिल को ही रिजेक्ट करने का था कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मुसलमानों का अधिकार छीन ले रहा है, और इसलिए वक्फ बिल को इन इट्स एंटायरिटी उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो फैसला दिया वो ये दिया कि पूरी की पूरी इंटायरिटी में इस वक्फ बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष प्रावधानों पर हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये इन ऑब्जर्वेशंस में फिर आपने जैसे जैसे गिनाया कि जैसे उन्होंने कहा कि जो सदस्यों की संख्या हो, गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या हो बोर्ड में, वो 3 से ज्यादा ना हो, सेंट्रल वाले में 4 से ज्यादा ना हो। उसी में उन्होंने ये सजेशन दिया है, फिर से हमें समझना होगा, सजेशन दिया है कि जहां तक पॉसिबल हो जो सीईओ हो वो मुस्लिम ही हो, लेकिन अगेन मैंडेटेड नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि वही होगा, ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है लावनी जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने कभी भी एज अ पार्टी ये नहीं कहा कि किसी एक प्रावधान पे आपसे चर्चा नहीं कर सकते हैं या एडमेंट है हर चीजों को लेके, लेकिन जो विपक्ष था उसका हमेशा से नैरेटिव ये रहा था कि ये पूरा का पूरा बिल जो है यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पूरे बिल को ही वापस जाना चाहिए, पूरे वक्त बिल का ही हम विरोध करते हैं। तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि बिल में कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके 2-3 प्रावधानों पे आप चर्चा कर सकते हैं, उसमें 1-2 में उसने सजेशंस दिया है और फिर उस पर चर्चा होगी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होगी। ठीक है, सवाल तो ये कि मैं जल्दी सबका स्टैंड ले रही हूँ, लेकिन सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ मृत्युंजय जी। सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि एक सजेशन दिया गया है, लेकिन अभी आप नैरेटिव और परसेप्शन की बात कर रहे थे। एक फैसला बहुत सारे नैरेटिव क्रिएट कर देता है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अशोक जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड। वैसे तो मैं सुबह से ही तमाम प्रतिक्रियाएं सुन रही हूँ, आप लोग बहुत खुश हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को जवाब मिला, सरकार को जवाब मिल गया, लेकिन उन पीड़ितों का क्या होगा जो हिंदू पीड़ित हैं? वो कह रहे हैं हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ। देखिए लावनी जी, समस्या खड़ी तब होती है जब मोदी सरकार अपने आप को देश का मालिक समझने की भूल कर बैठती है। सरकार एक व्यवस्था है, एक संस्था है जो इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जनता चुनती है। सरकार देश की मालिक नहीं हो सकती। ये सरकार सोचती है हम देश के मालिक हैं, हम जो कहें वही सुप्रीम कोर्ट का है, हम जो कहें वही राष्ट्रपति का है, हम जो कहें वही सब लोग माने। अरे भैया, कहाँ ऐसे मतलब आप भ्रम में हो। अच्छा, दूसरी बात, इसी भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का काम किया है। जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट जो बनाई है सरकार, इसकी वजह से वो जो वक्फ की जमीनों को हड़पने की मंशा है, ये भूमाफिया गैंग चलाना चाहती है सरकार। उसी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 अपने जो स्टे लगाया है 3 चीजों पर, उस बात से साबित होता है। पहली बात जो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सेंट्रल वक्फ कमेटी में 4 से ज्यादा नहीं, स्टेट वक्फ कमेटी में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसी पर तो सवाल है ना अशोक जी, क्या मुसलमान रहेंगे तभी भरोसा रहेगा, हिंदू रहेंगे तो भरोसा नहीं होगा, हिंदू होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा? सारी बातें, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर तो आज चर्चा हो रही है। ये सारी बातें सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, जो बात आप रख रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने वर्डिक्ट में इस चीज को मेंशन किया है। और दूसरी बात जो सरकार ने कहा था कि 5 साल मिनिमम मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होना चाहिए वक्फ बनाने के लिए, इस पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा था कि जो सरकार अपने जिलाधिकारी के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से वक्फ की जमीनों का जो टाइटल, जो उसका मालिकाना हक परिवर्तित करने का जो उसका मतलब योजना थी, वो उस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ की जमीन का जो मालिकाना हक है वो वक्फ ट्रिब्यूनल
तय करेगा। उसके खिलाफ अगर आप हाई तो कोर्ट में यही जा तो रहे हैं साहब पहले भी अपील अगर वक्फ ट्रिब्यूनल तय कर रहा था तो फिर इसमें संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि जो हिंदू था वो पीड़ित था। सवाल ये है अशोक जी, आप लोग हर चीज को फिर देखिए तुष्टीकरण की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। आपके स्टेटमेंट भी यहाँ पर नजर आता है, मैंने आपका भी स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया है। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए इस समय मैं देख रही हूँ, हमारे साथ उत्तराखंड से मुफ्ती शबुन काशमी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि मदरसा परिषद के अध्यक्ष भी है। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब जल्दी से आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए एक फैसला आया, अंतरिम फैसला है, लेकिन इस फैसले को के आने के बाद एक जो चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या हमारा देश भारत वो न्यायिक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। अभी 2 सीनियर एडवोकेट्स बैठे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का स्टैंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अंतरिम फैसले में कहा गया गैर मुसलमानों की संख्या सीमित कर दी गई, सीईओ मुसलमान ही हो ये कहा गया, क्या ऐसा कर देने से ही न्याय मिलेगा? और अगर ऐसा कर देने से न्याय मिलेगा तो फिर उन हिंदुओं का क्या होगा जिनकी जमीन वक्फ के नाम पर हड़प ली गई? शबुन साहब 1947 के बाद से हाँ बोलिए। 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा और उस 60 साल के कार्यकाल के अंदर सब जो स्टाफ था और चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो सब मुसलमान ही रहे, मेंबर भी मुसलमान ही रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन 60 सालों के अंदर जिन गरीबों के लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, क्या उसके ऊपर स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने? नहीं, उस पर इन लोगों ने नाजायज कब्जे किए और गरीबों को फायदा पहुंचने की जगह उनका तुष्टीकरण किया गया और उन्हें गरीबी दी, जहालत दी, एजुकेशन अच्छी हासिल नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ये हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते तो वो लोग उस वक्त मजदूर न रहते। और आज के जो 60 साल में कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने जो कार्य किया है, उन्हें वोट बैंक बनाने का किया, उन्हें खुश करते रहे, उनका संतुष्टीकरण की जगह उनका तुष्टीकरण करते रहे। आज की सरकार ने अगर ये फैसला लिया है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत बैलेंसिंग फैसला है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश का लोकतंत्र जो है वो पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है। और देश के यहाँ पर थोड़ा सा विवादास्पद चीजें हो गई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपने अभी भी कहा कि 60 सालों तक अगर मुसलमान रहा तो उन्होंने क्या किया। यहाँ पर कोर्ट ने भी तो वही फैसला कह दिया है। अगर कोर्ट की तरफ से अंतरिम फैसले में कहा जाता है कि ये ध्यान दिया जाए संभव हो तो सीईओ मुसलमान ही हो, जहां पर सेंट्रल काउंसिल की बात है उसमें 22 में से 4 से ज्यादा गैर मुसलमान ना हो, राज्य काउंसिल में 3 से ज्यादा 11 में से 3 में से ज्यादा मुसलमान हिंदू ना हो, तो ये जो अंतरिम फैसले में ये जो टिप्पणी की गई है वो तो सवाल खड़े करता है ना। ये तो आपने सीमा फिर से वही कर दी। मैडम, ये तो सरकार ने कहा ही नहीं था। सरकार का तो पहले से ये पक्ष था कि बहुमत जो है, यानी सरकार ने ये कहा ही नहीं था कि बहुमत जो है वो नॉन मुस्लिम का हो। ये सरकार का स्टैंड नहीं था। सरकार के स्टैंड को तो आगे बढ़ाया है। और सरकार का जो निष्पक्ष माननीय किरण रिजिजू जी, उनका अपना यानी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो खुद बुद्धिस्ट हैं। और इसी तरह से अगर मैं ये बात कहूं कि आपसे कि जो फैसला आया है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से निष्पक्षता के साथ 140 करोड़ की बात करके उन्होंने ये साबित किया है कि हमें मुसलमानों की भी उतनी फिक्र है जितनी हमें देश के अन्य लोगों की है। और आज मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमेशा जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे उत्तराखंड के अंदर जो कार्य हुए हैं, और अगर कहीं भी अगर मिसयूज हुआ है तो किसी चीज के ऊपर भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। जितने भी कानून यहाँ बने हैं, इसी ट्रांसपेरेंसी पर ही सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ा विवाद है। ललित बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ललित जी क्योंकि सीनियर 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, उनकी एक टिप्पणी के बाद मैं आपके पास आती हूँ कि ये जो हुआ है अभी जी, ये जो हुआ है ये फैसला, देखिए एक बात तो तय है, फैसले जब आते हैं तो फैसले का असर समाज पर पड़ता है। फैसले जब आते हैं तो उन फैसलों से एक नैरेटिव सेट होता है, एक परसेप्शन बनता है। आज का ये फैसला, क्या आपको नहीं लगता कि हम वाकई न्यायिक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत बढ़ रहा है आगे? क्योंकि इस पूरे फैसले में अगर देखिए तो फिर से वही हो रहा है, फिर से गैर जो मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अभी ललित जी बहुत सारी बातें बताएंगे, वो विक्टिम भी हैं। आप क्या मानते हैं विनीत जी? देखिए लवनीत जी, बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिनमें मुझे भी लगता है कि कानूनी जानकार होने के नाते और अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी
का सदस्य होने के नाते मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर जो कलेक्टर वाला जो इशू इन्होंने डिसाइड किया है, मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप डिसाइड करने का राइट होता है वो हमेशा कलेक्टर के पास ही होता है, ये कानूनी अधिकार है। और जब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जब ये कह दे कि कलेक्टर को ये अधिकार नहीं है कि वो जमीन किसकी है किसकी नहीं है ये बताए, तो फिर आप तो कानून के आगे अलग चले गए, बिल्कुल इतर चले गए। तो जहां आप कानून की बात कर रहे हैं वहां पे आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा, जो रिवेन्यू का अधिकारी है अगर वो डिसाइड नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा कि कागज किसके नाम है, तो फिर कौन बताएगा? क्या वक्फ का वो मेंबर बताएगा या वक्फ कमेटी में जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी जिसका कोई कागज नहीं है, क्या वो बता सकता है? क्या वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वो बताएगा? जिस आदमी के पास पावर है आपने उसकी पावर ले ली, उस चीज से आपने उसके पास स्टे कर दिया, तो एक गलत मैसेज है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि यहाँ पे जो मेंबर्स कमेटी के जो मेंबर्स को लगातार बात आ रही है कि अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसमें सदस्य कितने होंगे, इस बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ संख्या तय की। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि आज तक वक्फ की जो कमेटीज बनती थी उसके अंदर कोई भी अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कोई सदस्य नहीं होता था। तो अभी ये संख्या सीमित करना क्या ये ठीक है? संख्या सीमित कर देना क्या ये ठीक है? इसी बात पे आ रहा हूं मैं, इसी बात पे आ रहा हूं कि जब एक बार आपने ये कह दिया कि 3 मेंबर राज्य कमेटी में और 4 मेंबर सेंट्रल कमेटी में हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप ये बात मानते हैं कि वहां जरूरत है उन लोगों के रिप्रेजेंटेशन की जिनकी जमीनें वक्फ के मातम से ले ली गई बिना किसी जस्टिफिकेशन की। तो ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात से साबित कर दिया कि और लोगों की जो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। अब ये इंटरिम ऑर्डर है, मुझे लगता है कि ये जरूर आगे चेंज होगा, क्योंकि जहां पे आपने 4 लोगों को इंसर्ट कर दिया, जहां आपने 3 लोगों की बात कह दी, वहां पे आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो केंद्र सरकार की मंशा थी कि इस पूरे जो पूरा वक्फ का जो पूरा ढांचा है उसको कहीं ना कहीं पारदर्शी बनाया जाए, लोगों के ऊपर जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर इसको ऐसा इंप्लीमेंटेशन, जैसा हमने देखा कि आप 100 साल बाद आते हैं, 200 साल बाद आते हैं और कहते हैं जमीन हमारी है और वो उनकी हो गई, तो ऐसा उनको ना देखना पड़े और सहन ना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं ये एक इंटरिम स्टे है, कुछ और 4 या 5 चीजों के ऊपर वो इंटरिम स्टे है। मुझे लगता है जरूर आगे जाके बदलेगा। ठीक है, मधुमुकुल त्रिपाठी जी। देखिए लवनी जी, पहले तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैं आपके चैनल पर भी कई बार कह चुका हूं कि मेरे एक मित्र हैं, उनका कहना है जो यूएस में रहते हैं कि पाकिस्तान में सेना शासन करती है, भारत में न्यायपालिका शासन करने की ओर अग्रसित है। अब बात आती है बायसनेस की। देखिए, निसंदेह इस आदेश में कहीं न कहीं एक पक्षता आ रही है। आप से सोचें जरा, नुपुर शर्मा अगर एक हदीस को कोट करती है तो वो क्रिमिनल है, लेकिन स्टालिन कहता है तो वो क्रिमिनल नहीं है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है। तो सर्वोच्च न्यायालय तो बायस रहा है, वो है, या तो ये डरते हैं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से, या ये खुद बायस है, किसी आइडियोलॉजी से ये पोषित है। अब बात आती है इस जो निर्णय आया है उसके विषय में। ये तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये अंतरिम आदेश है, अभी फुल कंसिडरेशन नहीं हुआ है, ये पहले स्पष्ट कर दूं। दूसरा, कुछ हद तक हमारे जो अभी ये समून कासमी जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस चीज को कंसीडर करना था कि पिछले 60 वर्षों से मुसलमान ही थे, कितना लोगों का उद्धार कर दिया, कितना उनकी प्रगति कर दी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो विनीत जी ने कही, जो अलार्मिंग है। देखिए, जो कलेक्टर होता है, डीएम होता है, वो राजस्व का अधिकारी होता है, वो पूरे जिले का राजस्व का अधिकारी वही है। अब उसी के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है, वही किसी चीज को डिसाइड कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो एक अधिकारी है उसके अधिकार को छीन लिया। यह तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक राजनीतिक बंधु बहुत सारा बोल रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो राजनीतिक वेश्यागामिता में इतना ज्यादा गिर गए हैं
कि राष्ट्र का नुकसान कहां होगा, राष्ट्र की प्रगति कहां होगी, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं, उनको केवल चाहिए वोट, चाहे जितना गिरना पड़े। यही मुद्दा है कि वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है सर, एक स्टैंड, क्योंकि फिर तो मैं ये डिबेट आप लोग के लिए खोल दूंगी। ठीक है, 10 सेकंड में पूरा कीजिए सर। हाँ, पूरा कीजिए 10 सेकंड। सबसे पहले हम बांग्लादेश से नहीं सीख रहे हैं, अभी ब्रिटेन में क्या हो रहा है उससे नहीं सीख रहे हैं, हमें सीखना होगा। आइए प्रश्न कीजिए तो मैं बताता हूं आपको। हमें सीखना होगा। ललित बाबा जी, आपने सबको सुन लिया। यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 2 एडवोकेट्स भी बैठे हुए हैं। आपने सबको सुना, लेकिन एक फैसला, इस फैसले पर सबसे बड़ी चर्चा हो रही कि ये फैसला भी क्या उन हिंदुओं को न्याय दिला पाएगा जिनकी जमीनों पर, जिनकी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा किया। और जबकि ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब ये जो अंतरिम फैसला आया है या जिस तरीके से स्टे लगाया गया है, उस स्टे के बाद दरअसल बहुत सारी चीजें बदलेगी। क्या बदलेगी ललित जी? सर्वप्रथम मैं सभी अपने साथी जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं उनको साधुवाद, प्रणाम, और आपको भी। देखिए मैडम, फैसला आता रहेगा, जाता रहेगा, किंतु हमें विचार करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड क्यों जरूरी है भारत में। 1913 में जब ब्रिटिश राज्य था, तब पहली बार वक्फ बोर्ड की अवधारणा पैदा किया गया अंग्रेजों के द्वारा, फूट डालो राज करो नीति के द्वारा। उसके जस्ट बाद 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला। आज ऐसे हुए, जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान से पलायन करके हिंदुस्तान में आने वाले हिंदुओं की संपत्ति पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों की हो जाती है। तो भारत में, जो भारत से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को जाने वाले हैं, उनकी संपत्ति किनकी होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 1। दूसरा, आज तुष्टीकरण की जो नीति की चिल्लाते हैं, हम 1989 के बाद जब भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने, हाँ मैं पीड़ित हूं, मैं जिस गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूं, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं चलती है। मेरे घर से और नेपाल बॉर्डर मात्र हवाई दूरी 13 से 14 किलोमीटर और रोड से जाएंगे तो 19 से 20 किलोमीटर। ठीक है, किंतु आइए एक बार, मैं एक बार स्वागत करूंगा, आप लोग आइए, डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है। 46 साल का नौजवान आपको दिखाएगा कि कैसे हुआ ये सारी चीजें। तो डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है और इस डेमोग्राफी को चेंज करने में वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका रही है, आज इसी पर ही चर्चा और फैसले के बाद एक चिंतन मंथन जरूरी हो जाता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी आपने सभी पैनलिस्ट का स्टैंड सुन लिया है। इसमें एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वाकई हम ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, अगर ये जुडिशियल एक्टिविज्म हावी होता जा रहा है तो क्या इस देश के हिंदुओं के साथ ये अन्याय नहीं है? क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है जिनकी जमीन वक्फ ने हड़पी थी? आज इस पर बड़ी बहस करेंगे। तो एक फैसला और इस फैसले के बाद बड़ा सवाल कि क्या हमारा देश वाकई न्यायिक तानाशाही की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है? ये बड़ा सवाल था और हमने सबका स्टैंड ब्रेक से पहले सुन लिया है। आज मैं कोई हो हल्ला नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आज वाकई इस पर चिंतन होना चाहिए और एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। अशोक यादव जी, आपके पास सीधे आ रही हूं। दोनों ही एडवोकेट्स को आपने सुना। आपने सबसे पहले कहा था कि कलेक्टर को जिस तरीके से रोक लगाई गई, और ये खास तौर से जो धारा 3C का 3C/3 है, जिसमें साफ तौर पर यह रोक लगाई गई है कि कोई सुधार नहीं कर सकता, ये कलेक्टर को अधिकार नहीं है। कलेक्टर संपत्ति के वक्फ का फैसला करेगा, ये कहा गया था धारा 3C/2 में, उस पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर बात तो वही है ना कि अधिकारी का अधिकार ही छीन लिया गया। फिर आप इस फैसले को सही कैसे कह सकते हैं? अशोक लावनी जी, कलेक्टर को, लावनी जी मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बढ़िया। कलेक्टर को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मालिकाना हक डिसाइड करने का अधिकार था ही नहीं, तो छीनने का कहां से बात हो गई? वो सरकार ने जबरदस्ती दे दिया था कलेक्टर को कि वक्फ बोर्ड का टाइटल या उसका मालिकाना हक जिलाधिकारी डिसाइड करेगा। ये मतलब कोर्ट ने पाया इस बात को
ये गलत है। लेकिन और इस क्यों बात कहा को गया गलत था, पाते हुए- ये भी तो बताइए ना, क्यों किया गया था ऐसा? इसके पीछे भी तो कारण थे ना, उन कारणों का जिक्र भी कीजिए ना। कारण देखिए लावनी जी, कारण बहुत सारे थे क्या और कारण पक्ष और थे? विपक्ष के वकीलों ने, पक्ष और विपक्ष के हमारे विद्वान वकीलों ने सारे कारण डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस कारण के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर यहाँ भी दो अपने एडवोकेट्स हैं और वो आपकी बात अपने सुन के बात को मुस्कुरा कहा। रहे हैं। अशोक जी, दोनों एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं देखिए, मुस्कुराने का कारण अधिकार सबका मैंने है आपसे भाई। कारण पूछा, आपने कारण नहीं बताया, क्योंकि अगर आप कारण बताएंगे तो फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति आ जाएगी, जिस पर ये जो संशोधन आया था उसी को हटाने की पहल थी। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत जी, लावनी जी सुन ली। हाँ। लावनी जी देखिए, जेपीसी का गठन ही हुआ था गलत तरीके से। जेपीसी के गठन में हमारे जो विपक्ष के लोगों ने तमाम आपकी है या नहीं है, विनीत जी, वो या तो कलेक्टर डिसाइड करेगा या फिर वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इनके ऊपर ही छोड़ दीजिए कि वो किससे डिसाइड कराना चाहेंगे। कहना बहुत आसान है कि चीजें रखी गई, लेकिन जो कानूनी अधिकार जिस व्यक्ति का था और कानूनी अधिकार आपने उस व्यक्ति से ले लिया, वो चाहे जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय की हो, अगर ऐसा है तो वो गलत है और ये बात बिल्कुल साफ है। आप बताइए, बोर्ड के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर्टी को बता दे? ऐसी कौन सी शक्ति आपने दे दी उस बोर्ड को? वो जो कलेक्टर है उसी के पास स्पेसिफिक पावर है, लॉ के अंदर स्पेसिफिक पावर है, आप उससे वो पावर ले सकते हैं और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ विपक्ष को ये कहना है कि नहीं जी वो पावर नहीं थी उनके पास इसलिए नहीं होनी चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन होगा? आपने 60 साल 70 साल चोरी करी तो और वो चोरी पकड़ी जाए तो अब आप दोबारा उसको कहेंगे कि नहीं वो चोरी नहीं पकड़ी गई तो चोरी होने दीजिए? गलत है। देखिए लावनी जी, परसेप्शन को मैं नहीं बदल सकता। यहाँ पे जो दो वकील साहब लोग बैठे हैं, एक किस परसेप्शन से ग्रसित हैं, इनका परसेप्शन तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर परसेप्शन इतना बात मैं जरूर देखिए लावनी जी, मधु जी आपके पास मुझे पता है आ रही मधु जी, लेकिन परसेप्शन की जहां तक बात है अशोक जी, तो फिर तो आपसे ही पूछा जाएगा ना कि एक परसेप्शन के साथ तो आप लोग भी 60 सालों तक चले, अभी भी आप वो परसेप्शन लेकर चल रहे हैं। मधु जी बोलिए, मधु जी बोलिए। इनका परसेप्शन क्या है? उसके बाद आतंकवादियों से मुकदमा उठा दीजिए। इनका परसेप्शन क्या है? कोई बलात्कारी है, एक व्यक्ति कहता है कि कोई लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है। आतंकवादियों से मुकदमा, आतंकवादियों से मैं बात नहीं करना चाहता, सॉरी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका परसेप्शन बहुत गंदा है। कहिए आपका परसेप्शन इसलिए गंदा है, आप जैसे गंदे बोलना नहीं चाह रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस थे? अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो बता के दिखाइए, वकील है ना आप, बताइए योगी आदित्यनाथ। अरे तुम्हारी हिम्मत क्या है यार? और क्या इतिहास, ऐसे आदमियों को मत बुलाया कीजिए। एक सेकंड, मैंने इसीलिए एक सेकंड अशोक जी और मधु जी, एक सेकंड, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, इसीलिए मैंने आज कहा कि इसको सीरियस डिस्कशन की तरफ लेकर जाते हैं। ये बहस मुबाहिस आज नहीं होनी चाहिए थी, आज बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन अशोक जी एक चीज, लेकिन परसेप्शन पे आप लोग क्यों जा रहे हैं? मृत्युंजय शर्मा जी पास ये ताकत क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? अगर ये बता दें कि वाकया क्यों नहीं होनी चाहिए जिलाधिकारी के पास? अरे भैया उसके पास जिलाधिकारी के पास अरे अशोक जी तो जिलाधिकारी है, वो अधिकारी है, उसके पास पावर नहीं होगा तो किसके पास पावर होनी चाहिए? यही तो पूछा जा रहा है ना। अगर उनके पास पावर नहीं तो किसके पास पावर? मृत्युंजय शर्मा जी, लावनी जी मैं अपनी बात, हाँ ठीक है, पूरी कर लीजिए। जिलाधिकारी को जो बार बार कहा जा रहा है, लावनी जो जिलाधिकारी को बार बार कहा जा रहा है, जिलाधिकारी सरकार का आदमी होता है, सरकार की नीयत नहीं सही है, सरकार की नीयत है वो मृत्युंजय शर्मा जी, तो अगर कोर्ट की देखिए जब वक्त आपकी प्रॉपर्टी लावनी जी सबसे पहले तो मुझे लगता है पैनल पे अगर कभी भी कोई लॉजिकल बात बोलने लगे तो इन लोगों को या तो वो भगवान लगने लगता है या तो वो हिंदूवादी लगने लगता है। तो लॉजिकल बातें मत किया कीजिए। सबसे पहले इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और दोनों वकील साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं पूरे जिले के, वो अवेलेबल ही होते। कलेक्टर नाम कहां से है? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करता था जमीन का, तो पूरे लैंड रिकॉर्ड्स उसके पास होते हैं। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट आएगा तो रिकॉर्ड्स को रेफर कौन करेगा? किसके कोर्ट में एडजुडिकेशन होता है? फर्स्ट लेवल कोर्ट एसडीएम होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है। तो एक
तरह के स्पेशल अगर केसेस आने लगे जमीन के, तो तीसरा एक नया वक्फ बोर्ड दिखने लगेगा। कल को ये बोलेंगे कि अगर दंगा होगा तो जिले का एसपी नहीं मैनेज करेगा, अगर हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो एक तीसरा बॉडी होगा जो मैनेज करेगा। क्या ये पॉसिबल है? तो आप कभी भी इन चीजों को लॉजिकल वे में एक्सप्लेन नहीं करके बस हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमेशा से रणनीति रही है लावनी जी कि जो भी दिखता हुआ करे कि हाँ मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण हो रहा है जिस नीति में भी, बस वही बोलते जाना है। अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो बोल देंगे हाँ मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। इनका जबान नहीं खुलेगा कि नहीं मिलना चाहिए। तो लॉजिक पे मृत्युंजय जी सवाल ये है कि भाई उनका तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, क्या उस पर क्या सरकार खुलकर नहीं बोल सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में लगातार ऐसा हो रहा है कि कानून बनाने का अधिकार तो विधायिका के पास था, लेकिन हर कानून का जब बनता है तो वो न्यायपालिका की दहलीज तक पहुंचता है और वहां से कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं जो एक नया परसेप्शन और फिर से जो बहस होती है वो दूसरी दिशा में जाने लगती है। नहीं लगता कि सरकार को इस पर भी कुछ सोचना होगा? ये जो परिस्थिति पैदा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मुझे लगता है अब ये इंटरिम स्टे है, मुझे लगता है ये जो कम से कम पॉइंट है ये बहुत लॉजिकल है कि कहीं भी लैंड का डिस्प्यूट हो उसको अब जिलाधिकारी से नहीं छीन सकते। मुझे लगता है कि फाइनल जब तक बहस होगी उस पर डिसीजन आएगा, ये तो बहुत आराम से मुझे लगता है स्टे नहीं करने वाला है। और जो ब्रॉडर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो वो दिख रहा है कि आजकल हो रहा है और उस पर हमेशा बात होती है, कई सारे नेताओं ने सवाल उठाया, लेकिन फिर वहां भी फिर बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस की फिर बात आने लगेगी, फिर कॉलेजियम सिस्टम की बात आने लगेगी, फिर अपॉइंटमेंट की बात आने लगेगी। तो हम बहुत लार्जर चेंजेस की फिर बात कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उसमें ये होगा, क्योंकि हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्या के खिलाफ जब जजमेंट आता है कि हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है तो मूव कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और बोलते हैं कि नहीं उनको भी यहाँ रहने दीजिए, कौन सी दिक्कत है रहने में। तो ये एक है खामी हमारा, हमें मानना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है शमून कासमी साहब, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई एक संवैधानिक संस्था है वक्फ बोर्ड, एक अगर संवैधानिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, तो फिर अगर उसमें गैर मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा? ये तो अगर हम ये कहें कि नहीं उसका सीईओ सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, तब तो फिर कोर्ट की तरफ से भी धार्मिक कट्टरता की तरफ इशारा कर रहा है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, आपने कहा कि फैसला बहुत अच्छा है। देखिए, पहले तो ये है कि अपने देश का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है हमारा, मैंने पहले भी कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार ने एक कानून बनाया, तो मैं समझता हूं कि सरकार कहीं किसी भेदभाव के तहत नहीं बनाती है, और ये 11 साल सरकार के बिल्कुल निष्पक्ष हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं और उनके साथ में वो न्याय भी करते हैं, कहीं कोई भेदभाव किसी में नहीं हुआ। सवाल तो वही खड़ा हुआ है कि मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के, हमारे सेक्रेटरी भी जो है वो नॉन मुस्लिम है और डायरेक्टर भी और डिप्टी डायरेक्टर भी और कुछ मुसलमान भी हैं। मेरा तजर्बा ये है कि जो मुसलमान, अगर एक बेईमान मुसलमान से कोई ईमानदार हिंदू हो तो वो ज्यादा भला कर सकता है, और यही हुआ 60 साल के अंदर। ये लोगों ने लूट के खाया। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शमून साहब, आपने सही कहा कि ईमानदारी, और अगर कोई ईमानदार हिंदू वहां बैठता है तो फिर इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों इसको एक सीमा में बांधा जा रहा है कि वो मुसलमान ही होना चाहिए? ललित बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, आप अपने गाँव और अपने इलाके की बात कर रहे थे, जरा बता दीजिए जल्दी से कि किस तरीके से वक्फ की वजह से वहां डेमोग्राफी किस तरह से अब खराब होती चली गई और वहां पर एक खास चीज हावी होती चली गई, और आज का ये फैसला क्या वाकई आपको न्याय दिला पाएगा? अभी अंतरिम फैसला है, लेकिन क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? देखिए, नहीं कहने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो गया, किंतु चाहे वो साबानो केस हो या पूर्व में बहुत सारे चीज हुए जिसपे जाके सभी साथियों को विचार करना चाहिए। मैं किसी का दोष नहीं दे, चाहे हमारे सपा के अशोक यादव जी हैं, बीजेपी से हैं, दोनों आदरणीय वकील साहब और सगुन को। आपके आसपास हुआ क्या है ललित जी? हम ये जानना चाहते हैं, आपके आसपास के इलाकों में क्या हुआ था, जरा जल्दी से बता दीजिए। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं मैडम, और मेरे पास तथ्य है। तथ्य क्या है कि 5 एकड़ 56 डिसमिल, ये सामने दिखाई दे रहा होगा, पीले में लिखा गया है, ये रास्ते की जमीन है 4 एकड़ 10 डिसमिल। ये पोखरी है 303 नंबर 19 डिसमिल, यह 302 नंबर बंजर की भूमि है, और एक खलिहान की भूमि है 85 डिसमिल 252 ख। इस पे किसका कब्जा है इस समय?
मेरा कोई भी भाई आए, प्रशासन आए, और आज से नहीं ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक, इसके खिलाफ मैं गया और ये बेदखली का ऑर्डर लेके आया हूँ। बेदखली का ऑर्डर आ जाता है। अब यहाँ पर विनीत जी और मधुमुकुल जी, आप लोगों के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। 2 मिनट हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। विनीत जी, अब अंतरिम फैसला, आप लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये अंतरिम फैसला है, देखिए आगे होता क्या है, लेकिन आगे जो होगा उसके पहले एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन चुका होगा, और इसी फैसले के आने के बाद आप देख लीजिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों की जीत है। परसेप्शन तो बन गया। बिल्कुल, मैं फिर वही कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये सारा जो मामला है वो मुस्लिम पक्ष में चला गया, और जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने पूरा, जब ये आर्गुमेंट हुआ या फिर ये जो चीजें चली हैं अब तक, उसके अंदर डोमिनेट किया है जो केंद्र सरकार है उसकी दलीलों को। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो ये पूरा एक्ट स्टे होता, पर्टिकुलर कुछ सेक्शन स्टे नहीं होते। और आप देखिए कि जो सेक्शन भी स्टे हुए हैं वो एक लिमिट तक हुए हैं। मेरा मानना ये है कि आप आगे आने वाले समय में देखिएगा ये जो स्टे है ये पूरी तरीके से खारिज होगा। ये जो एक्ट जिस तरीके से, जिस मंशा के साथ ये खारिज होगा, लेकिन इस अंतरिम फैसले ने तो मुसलमानों को सुपर सिटीजन बना दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है क्या? जो मैसेज, जो आप जिस मैसेज की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं, और मैंने आपको सुधार की जरूरत बिल्कुल है इसमें कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक नहीं, मैं आपको 10 इंस्टांस दिखाऊंगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक पक्षी होकर के डिसीजन लिया या निर्णय दिया। अब बात आती है कि क्या यही फाइनल होगा? निसंदेह नहीं, क्योंकि अब समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता आई है। ठीक है। और आपको याद होगा नुपुर शर्मा में भी इसी सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इंटरवन किया और उनको रिलीफ दिया जो पहले कमेंट किया था। तो जब ये चीजें, परसेप्शन जो कह रहे हैं अभी हमारे मित्र, उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप किया, इसलिए मुझे क्रोध आया। अदरवाइज परसेप्शन की बात, सत्य पर बोलना परसेप्शन नहीं होता। तो सर्वोच्च न्यायालय जब इन चीजों को देखेगा तो कहीं ना कहीं अपने इस निर्णय को वापस लेगा और संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत पार्लियामेंट के द्वारा पास इस कानून को एज इट इज रहने देगा या थोड़ा बहुत संशोधन करने के लिए कहेगा। यानी कि अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये अंतरिम फैसला है, एक बदलाव कोर्ट को करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, कुछ फैसले जब आते हैं तो उन फैसलों का असर समाज पर, देश पर पड़ता है। और अगर ऐसे फैसले सीधे तौर पर बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अगर किसी तरीके की परेशानी खड़ा कर रहे हैं तो इस पर चिंतन मंथन करना भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज के इस खास पैनल से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।